हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम फोटोसिंथेसिस के पार्ट 2 वीडियो में आएंगे। 2 वीडियो में आज हम डिस्कशन करेंगे पार्ट 2 में लाइट के बारे में। मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के ऊपर बात की थी, और जिसमें फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2 और बहुत सारे पिगमेंट के बारे में बहुत डिटेल्स इंफॉर्मेशन दी थी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी था वहाँ पे। आप लोग उसके बारे में अगर चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वहाँ पे लिंक देख सकते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे लाइट के बारे में। लाइट में क्या क्या आता है, एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, सिंगल एंड ट्रिपलेट स्टेट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, फ्लोरोसेंस फॉस्फोरेसेंस क्या है इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, रेड ड्रॉप इमर्सन इफेक्ट ये भी देखेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कैसे काम करती है फोटोसिंथेसिस में इसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पार्ट 1 वीडियो था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये पहली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था अच्छी तरीके से कि क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस में। हमारा इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो गया था पार्ट 1 में। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे टेक्स प्लेस होती है इसके बारे में डिटेल्स मैंने दिखाई वहाँ पे डायग्राम के साथ। थाइलाकॉइड, क्लोरोप्लास्ट, ग्राना, स्ट्रोमा इसके बारे में डिस्कशन किए थे वहाँ पे। फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कशन हुआ था। फोटो ऑक्सीडेशन क्या है और PS1 PS2 उसका डिफरेंस सब कुछ वहाँ पे हमने डिस्कशन किया था। वहाँ पे जाकर आप थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 में आएगा, क्योंकि पार्ट 2 में कुछ ऐसा चीज़ है जो कि पार्ट 1 के साथ लिंक भी है। अगर आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा गैप हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ भी नहीं पाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस के जितने सारे पार्ट हम बनाएंगे ना, जितने सारे पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगी, तो एक के बाद एक बस सब कुछ लिंक अप है, तो लिंक्ड हुआ है। तो आप एक एक करके सीरियली देखना सब वीडियो को, ठीक है। तो आज हम लाइट, वाटर एंड एच डोनर, जो कि वाटर से आता है एच डोनर, इसके बारे में आज कंप्लीटली पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद हम लाइट रिएक्शन जो मैकेनिज्म होता है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, इसके बारे में भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले लाइट। लाइट क्या है? इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एंटायर यूनिवर्स। आपको पता है यूनिवर्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एंटायर यूनिवर्स। सन अगर नहीं होगा, लाइट अगर नहीं होगी तो यूनिवर्स चल नहीं पाएगी। सन ही तो है ना सोर्स, एनर्जी सोर्स। तो अदर फोटोबायोलॉजिकल प्रोसेस विच डिपेंड ऑन लाइट, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि क्लोरोफिल सिंथेसिस। क्लोरोफिल ये भी लाइट के द्वारा ही सिंथेसिस होती है। फोटोपीरियोडिज्म मतलब जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है लाइट के अनुसार, वो भी लाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, प्लांट की जो ग्रोथ है। देन फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। सॉरी, पीरियोडिज्म मतलब वो जो फ्लावरिंग ये वगैरह वो सब होता है फोटोपीरियोडिज्म के, उसे बोलते हैं। फोटोट्रॉपिज्म मतलब प्लांट की जो ग्रोथ होती है। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, अगर वो ग्रेविट के अनुसार नीचे जाता है तो उसे जियोट्रॉपिज्म बोला जाता है, ठीक है। देन फोटोमॉर्फोजेनेसिस एंड विजन इन एनिमल्स। एनिमल के विजन्स में भी लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन साउंड ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से साउंड में एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा। ये ट्रांसमिट होता है स्पेस में इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसे बोलते हैं, जिसमें वो स्प्रेड होकर आती है स्पेस से हमारे धरती तक। ये हो गया अर्थ, ये हो गया सन, ठीक है। अर्थ इंटरसेप्टेड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस ट्रांसमिटेड एनर्जी। जो भी एनर्जी यहाँ पे इस ब्रॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आता है, इसमें विजिबल रेड आता है, यूवी लाइट आता है, इनविजिबल इंफ्रारेड, तो बहुत सारे ऐसे 7 टाइप ऑफ रेडिएशंस आते हैं, जिसको मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं। और ये इसमें अर्थ बहुत ही मिनिमल अमाउंट ऑफ रेडिएशंस कैरी करता है, मतलब इसमें ट्रांसमिट होता है। बाकी के जितने सारे रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है ड्यू टू आवर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक सिचुएशंस, ठीक है। ओजोन लेयर से रिफ्लेक्ट होती है, वाटर वेपर से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो ये जो रेशियो है, मतलब जो इंसिडेंट होता है, जो लाइट इंसिडेंट होता है और जो रिफ्लेक्टेड होके चला जाता है, ये इनका रेशियो को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं आल्बेडो, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है, इसको आप बोलते हैं आल्बेडो, ठीक है। फिर
अल्बेडो ये कह रहे हैं कि अल्बेडो जहाँ पे माउंटेन है, स्नो कवर्ड माउंटेन, जो ग्लेशियल जगह है, वहाँ पे बहुत ही मैक्सिमम होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है। वाइट के ऊपर पड़ेगा तो वाइट में ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती है ना, लेकिन सी वाटर में सबसे मिनिमम होती है। इसी वजह से सी का जो अपीयरेंस है वो डीप कलर होता है, ये आप याद रख सकते हैं। यूवी रेडिएशन लेसर देन वेवलेंथ 280 nm, जो वेवलेंथ जो यहाँ पे देखिए, मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रही थी। जो सन से आता है वो 7 टाइप ऑफ एनर्जी होती है, रेडिएशन होती है। इसमें रेडियो एक्टिव रेडियो होता है, माइक्रोवेव रेडिएशन होता है, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा, ये होता है। ठीक है, ये जो यूवी रेडिएशन है, यहाँ पे वेवलेंथ देखिए, वेवलेंथ जो है यहाँ से इंक्रीज होता है, मतलब गामा रे, एक्सरे एंड अल्ट्रावायलेट रे, इसका जो वेवलेंथ होता है बहुत ही कम होता है। और विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, इनका वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है। उसी हिसाब से वेवलेंथ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगा एनर्जी कम होगा, एनर्जी अगर ज़्यादा होगा वेवलेंथ कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी जो ये अल्ट्रावायलेट रे है उसका वेवलेंथ बहुत ही कम है, जो कि lesser than 280 nm, that are not allowed to pass through ओजोन एंड ऑक्सीजन लेयर, जो कि ओजोन ऑक्सीजन लेयर से पास नहीं हो सकता, रिफ्लेक्ट करके चला जाता है। इसका वेवलेंथ कम है, इसका मतलब इसका एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। इसी वजह से ये कैंसर वगैरह क्रिएट करता है, स्किन कैंसर हो गया, इस तरह की कंडीशंस क्रिएट करती है। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस मोर देन वेवलेंथ 1000 nm आर एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन। इंफ्रारेड यहाँ पे देखिए, इंफ्रारेड यहाँ पे है, तो ये जो वेवलेंथ यहाँ पे बढ़ते हुए आ रही है, तो इसका मतलब इसका एनर्जी कम होगी। ठीक है, इसीलिए इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब ऑब्जर्व हो जाती है, जो कि ओजोन लेयर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर वेपर से, ये सब ऑब्जर्व हो जाती है। हाउएवर सम अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशंस एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस नियर टू विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये जो हम विबग्योर पढ़े हैं ना बचपन से लेकर आज तक, विबग्योर को बोलते हैं विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट के आसपास की जो यूवी लाइट होते हैं और इंफ्रारेड रहते हैं, वो ओजोन रेल पार करके चले आते हैं यार्ड तक। ठीक है, ये जो लाइट कंप्राइजेस ऑफ 7 कलर्स है, जो विजिबल लाइट है ये 7 कलर्स को कंप्राइज करते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, विबग्योर में वायलेट होता है, सबसे कम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ कैरी करता है, और रेड जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ज़्यादा वेवलेंथ कैरी करता है, और रेड अबव 700 nm को बोलते हैं फार रेड। ठीक है, उससे ज़्यादा हो गया तो इंफ्रारेड हो गया। ठीक है, तो वायोलेट वायोलेट बहुत ही कम वेवलेंथ कैरी करता है, 390 से 430। इसका मतलब सबसे एनर्जी किसका हो गया? वायोलेट का, और सबसे कम एनर्जी हो गया रेड लाइट का। समझ में आ रहा है? जितना वो ज़्यादा वेवलेंथ होगा एनर्जी उतना कम होगा। इसका मतलब वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी कैरी करते हैं एज कम्पेयर टू रेड। ठीक है, नेक्स्ट चलिए जानते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एमिटेड बाय मैटर इन डिसकंटिन्यूअस यूनिट नोन एज फोटोन। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि मैटर के द्वारा एमिटेड हो रही है, ठीक है, ये जो यूनिट में आता है उसको फोटोन बोलते हैं। जो लाइट आता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको फोटोन बोलते हैं। फोटोन यूनिट के साथ वो आता है। ठीक है, दिस लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स। ठीक है, जो लाइट यहाँ पे आता है, जो एनर्जी मतलब जो यूनिट हम उसको डिस्क्राइब करते हैं उसको फोटोन बोलते हैं। एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज क्वांटम। तो एक फोटोन की एनर्जी को बोलते हैं क्वांटम। बहुत सारे फोटोन्स आ रहे हैं यहाँ से, तो उसका जो एनर्जी होता है एक फोटोन की, उसको बोलते हैं क्वांटम। और क्वांटम एनर्जी इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड आइंस्टाइन। क्वांटम की जो एनर्जी है उसको मेजर करते हैं आइंस्टाइन से। ठीक है, तो ईच आइंस्टाइन यूनिट कंटेन 6.02 इंटू 10⁻20 फोटोन्स। ये आप याद रख सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है कभी कभी। जो एग्रीकल्चर की स्टूडेंट्स हैं या फिर बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं वो इसको याद रख सकते हैं। ईच आइंस्टाइन यूनिट इतना ही फोटोन्स कैरी करते हैं। ठीक है, एनर्जी कंटेन इन ए फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ये मैं आपको बता दी पिछले स्लाइड में कि वेवलेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होता है। सो हायर द वेवलेंथ, शॉर्टर द एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वायोलेट शॉर्टर वेवलेंथ होता है,
जो 230 से समथिंग 390 ना ऐसा कुछ था ना एनएम, तो मोर एनर्जी कैरी करता है। रेड लाइट बहुत ही ज़्यादा वेवलेंथ है उसकी, इसलिए वो लो एनर्जी कैरी करता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑब्जर्व ओनली विजिबल पार्ट ऑफ ब्रॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या क्या है? पीएस सिस्टम 1, फोटोसिंथेटिक पीएस सिस्टम 2 एंड जो एंटीना मॉलिक्यूल्स है उसमें भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट थे। सॉरी वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, हमारे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। वो ओनली ब्रॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विबग्योर को कैरी, लाइट को कैरी करते हैं। ठीक है, विजिबल पार्ट में जो आता है वो, और कोई भी जो ये अल्ट्रा वायलेट हो गया, इंफ्रारेड या फिर रेड, फार रेड, ये सब कैरी नहीं करते। अब्जर्प्शन इज मैक्सिमम इन वायलेट ब्लू रीजन, जिसको सॉर्बेट बैंड भी बोला जाता है। वायलेट ब्लू रीजन में वेवलेंथ कम होता है, इसलिए एनर्जी ज़्यादा होती है। इसी वजह से मैक्सिमम वहाँ पे ही मतलब इस रीजन पे वहाँ पे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होती है दैन रेड रीजन। उसके बाद रेड रीजन आता है। ग्रीन रीजन में बिल्कुल ऑब्जर्वेशन नहीं होती, ये आप याद रख सकते हैं। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी ऑब्जर्व लाइट इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। जो पर्टिकुलरली हम अगर देखें आगे जाकर पढ़ेंगे, मैं जब लाइट रिएक्शन आपको पढ़ाऊंगी वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। क्लोरोफिल बी पर्टिकुलरली ये कैरी करेगा ब्लू रीजन। ठीक है, क्लोरोफिल ए जो कि रिएक्शन सेंटर में होता है ये पर्टिकुलरली कैरी करेगा रेड रीजन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑन व्हिच पिगमेंट वर्क्स मैक्सिमम इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ दैट पिगमेंट। मतलब ये कह रहा है कि जो वेवलेंथ में पिगमेंट सबसे ज़्यादा काम करता है उसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। जैसे कि देखिए एक ग्राफ को आप देखिए अच्छी तरह ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर हम वेवलेंथ लेते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लेते हैं, ये वायलेट हो गया, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, देन ग्रीन, विबग्योर, ये इसी हिसाब से वेवलेंथ के हिसाब से यहाँ पे हुआ है। तो हमारा जो फोटोसिंथेसिस होता है वेवलेंथ जहाँ पे पिगमेंट ज़्यादा वर्क करती है वायलेट से ब्लू रीजन में, यहाँ पे ज़्यादा काम करती है। तो ये हो गया यहाँ पे एक पीक सिचुएशन कैरी हो गया जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। फिर ये जितने हो गए ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इसमें बहुत ही लो होता है, लगभग नील भी होते हैं। फिर रेड जब आएगा, रेड लाइट, वहाँ पे भी हमारा फोटोसिंथेसिस ज़्यादा मैक्सिमम होगी। तो ये जो ग्राफ हो गए, इस ग्राफ को बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। आपको समझ में आ रहा है? अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्टेट ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, लाइट कैसे काम करती है। इसके बारे में डिटेल्स हम लाइट रिएक्शन जब पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक बेसिक कंसेप्ट जानना है। ये हो गया सन। सन से हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है लाइट। तो फोटोन यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में पड़ती है। यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होते हैं, ये रिएक्शन सेंटर होता है एक, जहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए प्रेजेंट होती है, और इसके चारों तरफ एंटीना मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पे क्लोरोफिल बी, फिर कैरोटिनॉइड, जैंथोफिल, फाइकोबिलिन्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये फोटोन जब आता है तो डायरेक्ट तो क्लोरोफिल के ऊपर नहीं पड़ता, एंटीना मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ता है। तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ट्रांसफ़र होके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास आता है। फिर यहाँ पे जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट होके ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल यहाँ पे स्टेबल कंडीशन में है, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके ऊपर चला जाता है तो ऊपर स्टेट में, तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, electron of the outermost orbit of chlorophyll has increased vibrational energy which pushes the electron into higher energy orbit causing activation of chlorophyll or excitation of chlorophyll. This state is known as excited single state. ये स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड सिंगल स्टेट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे किस तरह से काम करता है। तो सिंगलेट स्टेट क्या है, ट्रिपलेट स्टेट क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और फ्लोरोसेंस, यहाँ पे फ्लोरोसेंस फॉस्फोरेसेंस की कंसेप्ट भी आएगी। अब हम देखेंगे एक्साइटेड स्टेट किस तरह से है और कैसे काम करता है। देखिए क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, फोटोन जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ता है तो ये स्टेबल स्टेट में होता है। तो फोटोन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फोटोन लाइट एनर्जी पाने के बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऊपर स्टेट में चला जाता है। ठीक है, ये जो स्टेट है एक्साइटेड स्टेट, ये 4 तरह के होते हैं। एक हो गया फास्ट सिंगलेट स्टेट,
सेकेंड सिंगलेट स्टेट, फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट एंड सेकेंड ट्रिपलेट स्टेट। तो सिंगलेट स्टेट ट्रिपलेट स्टेट क्या होता है, पहले हम सिंगलेट स्टेट के बारे में देखते हैं। सिंगलेट स्टेट मतलब स्टेट इन विच ऑल द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट स्पिन। ये हो गया क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट में है और स्टेबल स्टेट में है। जब यहाँ पे लाइट पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके ऊपर जाएगी, वहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा इसका ऑर्बिट चेंज हो जाएगा, मतलब देखिए ये ऊपर है, ये नीचे है, स्पिन उसका चेंज हो गया, ठीक है। तो इस स्टेट को बोलते हैं सिंगलेट स्टेट, जहाँ पे अपोजिट स्पिन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की। ये एक स्टेबल स्टेट है और लेस एनर्जी कैरी करता है, ठीक है। ट्रिपलेट स्टेट क्या हो गया, ट्रिपलेट मतलब स्टेट वेयर ऑनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम स्पिन। यहाँ पे देखिए ये हो गया क्लोरोफिल का ग्राउंड लेवल स्टेट, और ये हो गया सिंगलेट स्टेट जहाँ पे अपोजिट स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन की। बट यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है एक्साइटेड होके और रिटर्न भी करता है सेम स्पिन पे, मतलब जो यहाँ पे अगर माइनस है यहाँ पे भी माइनस होगी, यहाँ पे अगर प्लस है यहाँ पे भी प्लस होगी, मतलब सेम डायरेक्शन में वो स्पिन करता है, उसको बोलते हैं ट्रिपलेट स्टेट। ये ट्रिपलेट स्टेट पर्टिकुलरली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के साथ होता है, और ये जो सिंगलेट स्टेट होता है ये एंटीना मॉलिक्यूल्स के साथ होता है, जहाँ पे लेस एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ये एक बहुत ही स्टेबल स्टेट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्लोरेसेंस के बारे में। तो एक्चुअली फ्लोरेसेंस कहाँ पे काम करती है? इट इज़ द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन व्हेन देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे मैंने जितने सारे पॉइंट्स बताए हैं, आप इस पॉइंट्स को याद रखिए। फ्लोरोसेंस जैसे मैं पॉइंट्स के हिसाब से बताऊंगी, फॉस्फोरेसेंस भी उस तरह से बताऊंगी। मैंने कुछ एक्स्ट्रा उनका डिफरेंस नहीं बताया है, क्योंकि इसी वजह से यहाँ पे देखिए पॉइंट के हिसाब से मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको डिफाइन कर दिया है, जितने सारे पॉइंट्स फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस की होगी। तो आप लोगों को जब डिफरेंस पूछा जाएगा ना एग्जाम में, आप इसी पॉइंट्स को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब मेंशन कर सकते हो। आपको कुछ एक्स्ट्रा इसलिए मैंने स्लाइड नहीं बनाया। तो चलिए फ्लोरोसेंस के बारे में देखते हैं। देखिए ये इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे मान के चलिए लाइट्स यहाँ पे आ रही है, ये एक ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। ब्लू एनर्जी यहाँ पे एक पड़ रही है जो कि है 200 nm की, मान के चलिए 200 nm की, ठीक है। यहाँ पे अगर एंटीना मॉलिक्यूल है या फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, कोई भी आप क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ही मान के चलिए, हम जब लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे वहाँ पे पर्टिकुलरली क्या होता है वो देखेंगे। तो मॉलिक्यूल यहाँ पे एक्साइटेड हो जाएगी, एक्साइटेड होके मान के चलिए ये S1 में जाएगी, मतलब ये हो गया फर्स्ट सिंगलेट स्टेट, या फिर वो अगर ज़्यादा एक्साइटेड हो गई तो सेकेंड सिंगलेट स्टेट को जा सकती है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगी, तो ज़्यादा देर तक तो वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे हाई एनर्जी वो जो कैरी करते हैं, इसी वजह से वो हीट लॉस करके ना उनके नीचे वाला स्टेट में आएंगे। अगर S2 में गए होंगे तो फिर हीट लॉस करके S1 में आएंगे। अगर S1 सिंगलेट स्टेट में आए तो इसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्सन, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंटरनल कन्वर्सन, जहाँ पे हीट लॉस होता है। फिर जो फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में वो होंगे, उसके बाद वो फिर हीट लॉस करेंगे, करके वो सीधा आएंगे ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। इसको नॉन रेडिएटिव प्रोसेस बोलते हैं। इसमें जो ये अगर 200 nm की वेवलेंथ है, जब वो हीट लॉस करेंगे ये बहुत सारे एनर्जी यहाँ पे लॉस करेंगे, मतलब थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेवलेंथ, ज़्यादा वेवलेंथ की। अगर ये 200 nm यहाँ पे पड़ रहा है ब्लू लाइट, तो जब ये लॉस करेंगे लाइट, हीट लॉस करके ग्राउंड स्टेट को आएंगे, वो थोड़ा 400 nm की हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरोसेंस। ये जो हीट लॉस करके सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट को आते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस, ठीक है। यही बात बोल रहे हैं कि अगर सिंगलेट स्टेट एक्साइटेड स्टेट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट को आएंगे उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंस। द इंस्टेंट एमिशन ऑफ ऑब्जर्व्ड एनर्जी इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस व्हिच इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। जो वेवलेंथ विजिबल लाइट में एमिटेड हुआ होगा, आई मीन इंसिडेंट हुआ होगा, उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेवलेंथ वो लॉस करेंगे।
फ्लोरेसेंट एमिशन ऑफ रेडिएशन और लाइट सडनली स्टॉप्स ऑन द रिमूवल ऑफ द सोर्स ऑफ एक्साइटेशन। यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरेसेंस में एक ऐसी बात होती है जो कि फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर हम लाइट एनर्जी यहाँ पे बंद कर देते हैं, लाइट एनर्जी नहीं डाल पड़ता, तो फ्लोरेसेंस इमीडिएटली ही बंद हो जाता है, मतलब ये आगे नहीं जा पाता, ठीक है। लेकिन फॉस्फोरेसेंस से ऐसे नहीं होता। अगर आप इसको बंद कर दें लाइट को, तो थोड़ी देर के लिए भी ये चलता है प्रोसेस फॉस्फोरेसेंस में, ठीक है। It is the light of comparatively longer wavelength emitted from a molecule after it has absorbed light of different and shorter wavelength। जो मैं बात बोल रही थी, यहाँ पे 200 nm अगर हुआ तो यहाँ पे जब हीट लॉस होगा तो 400 nm की वेवलेंथ वो एमिट करेंगे। इट इज सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन, ये बात है। और एवरेज लाइफ टाइम 10⁻⁸ टू 10⁻⁴ सेकेंड, इसी टाइम के अंदर ये काम करता है, ठीक है। बहुत ही शॉर्टर लाइफ स्पैन इसकी होती है। दिस एनर्जी इज ट्रांसफर टू अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बाय इंडक्टिव रेजोनेंस। मैं आपको बोल रही थी ना, ये जो होता है फ्लोरोसेंस पर्टिकुलरली एंटीना मॉलिक्यूल में होता है। एंटीना मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ घेरते हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, ज़्यादा एनर्जी नहीं निकलती, इसी वजह से ये एक एंटीना मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये इससे एब्जॉर्ब हो गया, मतलब देखिए यहाँ पे अगर ब्लू लाइट आकर पड़ती है, यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर चली जाती है, फिर ये हीट लॉस करके अपने ग्राउंड स्टेट को चली जाती है, फिर ये जो एनर्जी कैरी होती है इस मॉलिक्यूल पे, यहाँ पे फिर एक्साइटेशन होती है, यहाँ पे फिर से वो ग्राउंड स्टेट को आती है, फिर से ये एनर्जी कैरी करके इस मॉलिक्यूल पे आती है। इस तरह से ये काम करते 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 फाइनली एनर्जी ट्रांसफ़र होती है रिएक्शन सेंटर में, ठीक है। रिएक्शन सेंटर में फिर जाकर जब रेड लाइट पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके ट्रिपलेट स्टेट को जाती है, जो हम पढ़ेंगे फास्फोरेसेंस में, ठीक है। इसको, ये जो प्रोसेस होता है एक मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होना, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रेजोनेंस, ठीक है। तो अब देखिए फास्फोरेसेंस, जो बात मैं बोल रही थी, द एमिशन ऑफ रेडिएशन व्हेन देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। देखिए यहाँ पे जो हमने हमारे जो डायग्राम था, ये हो गया ग्राउंड स्टेट, ये हो गया सिंगलेट स्टेट, ये हो गया ट्रिपलेट स्टेट। यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल है और ये एक्साइटेड होके सिंगलेट स्टेट में चला गया, लेकिन वहाँ पे कुछ रीजन के वजह से ये वापस हीट लॉस होते होते वापस सीधा ग्राउंड स्टेट को ना आकर यहाँ पे डाइवर्ट होके चला जाता है ट्रिपलेट स्टेट को, जहाँ पे उसका स्पिन चेंज हो जाता है। अगर स्पिन चेंज हो गया तो ये ट्रिपलेट स्टेट को चला जाता है, ठीक है। और वहाँ पे ट्रिपलेट स्टेट को जाने के बाद अगर वो फिर से हीट लॉस करके ग्राउंड स्टेट को आता है तो इसे बोलते हैं फास्फोरेसेंस। इस प्रोसेस को बोलते हैं फास्फोरेसेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है? द एमिशन ऑफ रेडिएशन इज ऑलवेज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। इसका जो वेवलेंथ होता है, मतलब देखिए यहाँ पे अगर पड़ता है 200 nm की वेवलेंथ की लाइट, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ हीट लॉस होता है उसका वेवलेंथ लगभग सेम होता है, नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फ्लोरेसेंस की तरह ज़्यादा इसमें वेवलेंथ कैरी नहीं होती, वेवलेंथ इसका कम होता है, इसलिए ये मोर एनर्जी कैरी करता है। ये जो फ्लोरोसेंस में ज़्यादा वेवलेंथ वो कैरी करते हैं हीट लॉस में, इसलिए उनका एनर्जी बहुत ही कम होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को डिफरेंस? इन दिस प्रोसेस द ऑब्जर्व एनर्जी रिलीज रिलेटिवली स्लो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। फॉस्फोरेसेंस एमिशन ऑफ रेडिएशन रिमेन्स फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द सोर्स ऑफ एक्साइटेशन। मैं आपको पिछले स्लाइड में बोल रही थी, अगर हम इस इंसिडेंट ऑफ लाइट को हटा देते हैं तो कुछ देर के बाद भी, कुछ देर के लिए भी ये चलता रहता है प्रोसेस, लेकिन फ्लोरोसेंस जो होता है इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इट इज ए ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट टू सिंगल ग्राउंड स्टेट। ये इसका एवरेज लाइफ टाइम होता है 10⁻⁵ टू 10⁻³ सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। इट इज ए डिलेड एमिशन ऑफ ऑब्जर्व्ड एनर्जी, दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। ये जो एनर्जी होता है, इस एनर्जी में NADPH टू ATP इस तरह से एनर्जी क्रिएट होती है। तो डिफरेंस आप लोगों को याद आ गया। अब हम रेड ड्रॉप इफेक्ट एंड इमर्सन इफेक्ट के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर होते हैं। देखिए, हमने आपको पिछले स्लाइड में मैंने आपको ये बताया कि वायलेट ब्लू रीजन में हमारा फोटोसिंथेसिस होता है अच्छी तरीके से, और रेड लाइट रीजन में हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन रेड लाइट एक ऐसी रीजन है जहाँ पे
फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज़्यादातर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। रेड लाइट क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो कि है रिएक्शन सेंटर, और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जहाँ पे फोटोसिस्टम ए फोटोसिस्टम 2 वो दोनों रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये रेड लाइट के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, ये रेड लाइट के साथ डायरेक्ट अटैच है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, इसीलिए फोटोसिंथेसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस के लिए रेड लाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू लोकेशन ऑफ पिगमेंट सिस्टम। ये मैंने आपको बताया, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 इस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, वन इज लोकेटेड इन शॉर्टर रेड वाइल और द अदर इज फार रेड। आपको पता है जो फोटोसिस्टम 1 होता है वो फोटोसिस्टम 1 होता है वो होता है 700 nm उसका वेवलेंथ, और जो फोटोसिस्टम 2 होता है उसका वेवलेंथ होता है 680 nm की। ठीक है, ये बात आपको पता है। इसीलिए फोटोसिस्टम 2 जो होता है वो शटर वेवलेंथ में काम करती है, शटर रेड लाइट में, और फोटोसिस्टम 1 जो है वो फार रेड। हमने आपको बताया था जब विबग्योर में पढ़ा रही थी, तब आपको याद होगा शायद, मैं आपको बोली थी कि 680 nm से ज़्यादा अगर रेड लाइट होता है तो उसको फार रेड बोलते हैं। ठीक है, इसलिए फोटोसिस्टम 1 फार रेड कंडीशन में काम करता है। ठीक है, तो ये बात इसमें बोला गया था। एमर्सन एंड लुइस तो ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्लोरेला प्लांट के ऊपर, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर हम मतलब ज़्यादा जो रेड लाइट होता है 680 से 700 nm तक, उससे ज़्यादा अगर हम वेवलेंथ की लाइट को प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे प्लांट के ऊपर, तो क्या होता है, सडनली हमारा फोटोसिंथेटिक रेट ड्रॉप हो जाती है और यील्ड ड्रॉप हो जाती है। तो उन्होंने इस चीज़ को और नाम दिया रेड ड्रॉप। ठीक है, रेड अगर ज़्यादा हो गया तो हमारा फोटोसिंथेसिस डाउन हो गया, तो इसको रेड ड्रॉप बोलते हैं या फिर एमर्सन फास्ट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बात डिस्कवर की उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हुए कि अगर हमें यील्ड कंटिन्यूअसली चाहिए, आई मीन फोटोसिंथेटिक रेट बहुत अच्छे हिसाब से चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, साइमल्टेनियसली दोनों, आई मीन साइमल्टेनियसली शॉर्ट रेड वेवलेंथ के साथ फार रेड वेवलेंथ की लाइट को डालना होगा साइमल्टेनियसली। शॉर्ट रेड मतलब 680 nm एंड लॉन्ग मतलब 680 से जो 700 nm की लाइट की वेवलेंथ है वो साइमल्टेनियसली हमें देनी होगी। अगर हम एक दूसरे को सेपरेटली दें तो ये काम नहीं करेगा ठीक तरीके से, हमारा फोटोसिंथेटिक ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने ये बात बोली कि दिस एनहांसमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एनहांसमेंट इफेक्ट और इमर्सन सेकेंड इफेक्ट। इसको इमर्सन सेकेंड इफेक्ट कहते हैं। इमर्सन का 2 इफेक्ट होता है, एक होता है फास्ट इफेक्ट जो कि रेड ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है, और सेकेंड इफेक्ट उन्होंने कहा कि दोनों लाइट को हमें साइमल्टेनियसली देना होगा, वो सेपरेटली काम नहीं करेंगे। ठीक है, हेंस एमर्सन proposed two pigment system, one is active in short red while other in far red। जो फार रेड में काम करता है वो PS1 है, और जो शॉर्ट वेवलेंथ में काम करता है वो PS2 है। ठीक है, और उन्होंने ये बात कही कि वेवलेंथ ऑफ लाइट शॉर्टर देन 680 nm अफेक्ट PS1 एंड PS2। 680 nm के नीचे वाला जो वेवलेंथ का जो लाइट है वो दोनों PS1 एंड PS2 को इफेक्ट करेगी, क्योंकि PS2 का जो वेवलेंथ है 680 nm, एंड उन्होंने ये बात कहा कि अगर लंगर वेवलेंथ होगा 680 nm से ज़्यादा तो फोटोसिस्टम 1 को वो अफेक्ट करेगी। ठीक है, हेंस देयर इज ड्रॉप इन फार रेड लाइट। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इससे हमारा खत्म हुआ लाइट कैसे काम करती है इसके बारे में हमने पढ़े। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे काम करता है। सोर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा फोटोसिंथेटिक का जो सोर्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो टेरेस्ट्रियल प्लांट जो स्थल भाग में होते हैं वो उसका है एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं प्लांट। लेकिन वो जो वाटर में जो प्लांट्स प्रेजेंट है वो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लाते हैं, वो वाटर में जो प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेकर चलते हैं। लेकिन सम अमाउंट इज ऑल्सो सप्लाइड बाय इंटरनल रेस्पिरेशन। प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होते हैं उसमें भी CO2 रिलीज होती है। ठीक है, और वो CO2 भी यूज होती है हमारे फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, एटमॉस्फेरिक CO2 इज ऑब्जर्व्ड इन गैसियस स्टेट। एटमॉस्फेयर में जो CO2 है वो गैसियस स्टेट में ऑब्जर्व होती है थ्रू स्टोमाटा।
ये आप देख सकते हैं हमारे प्लांट में स्टोमाटा होती है कहाँ पे, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में यहाँ पे जो थाइलाकॉइड होती है एंड डिफ्यूज टू इंटरसेलुलर स्पेस इन सेम स्टेट, हमारा स्टोमाटा यहाँ पे होती है, ठीक है। और गार्ड सेल होती है, ये तो आपको पता होगा, जो प्लांट सेल हमने पढ़ा था वहाँ पे पता होगा स्टोमाटा कैसे काम करती है, गार्ड सेल कैसे होती है। तो CO2 स्टोमाटा के थ्रू जाता है और उसके बाद इंटरसेलुलर जो स्पेस होती है वहाँ पे सेम गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होती है। ये जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वहाँ पे गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। मूवमेंट ऑफ CO2 फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस टू मेसोफिल सेल्स इन डिजॉल्व्ड स्टेट। अगर इस इंटरसेलुलर स्पेस में धीरे धीरे जाके यहाँ पे देखिए स्पॉन्जी मेसोफिल है, पालिसेड मेसोफिल है, फिर अपर एपिडर्मिस है, फिर क्यूटिकल है। यहाँ पे जो आगे ऊपर डिजल्व होते हुए जाता है वो डिजल्व स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, गैसियस स्टेट में नहीं जा सकता। तो इसके लिए उसको वाटर के साथ डिजल्व होना होगा, ठीक है। एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज कैटालाइज द डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन वाटर। जो कैटालाइज करते हैं जो एंजाइम, उसको कार्बोनिक अनहाइड्रेज बोलते हैं, जिसके वजह से वाटर CO2 के साथ मिलकर डिजल्व होके CO2 अंदर ऑब्जर्व होती है, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ CO2 ऑल्सो डिफ्यूज थ्रू क्यूटिकल। क्यूटिकल से भी थोड़ा अमाउंट ऑफ CO2 ऑब्जर्व होती है। फिर हम हाइड्रोजन डोनर के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन डोनर कैसे काम करती है? ये हाइड्रोजन कहाँ से मिलती है? वाटर से ही मिलती है। हमें पढ़ा था ना फोटोसिंथेसिस कि यहाँ पे सनलाइट होता है, कैरी करता है CO2 फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम एंड वाटर, ये सब कैरी करके फोटोसिंथेसिस होता है। वाटर से हाइड्रोजन डोनर होता है। देखिए मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ यहाँ पे। एच डोनर मोलिक्यूल फोटोसिंथेसिस कहाँ से कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म एच डोनर कहाँ से लेते हैं? प्लांट जो होता है वो वाटर से एच डोनर मिलता है, ठीक है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये दोनों क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से अपने हाइड्रोजन डोनर को लेते हैं। नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया ये एलिफेटिक एसिड एंड फैटी एसिड से लेते हैं। एंड रोडोस्यूडोमोनास जो कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हाइड्रोजन डोनर कैरी करते हैं, ठीक है। वाटर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय लाइट टू यील्ड O2। वाटर क्या करता है, लाइट जब पड़ती है वाटर के ऊपर तो वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। ऑक्सीडाइज्ड मतलब क्या है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिलीज अगर होगा तो उसे ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे। ऑक्सीडाइज होके यहाँ पे O2 रिलीज होता है एंड हाइड्रोजन रिलीज होता है। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एंड H इज यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट हो जाता है और H जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो ये बात हो गया, हमारा फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है, जहाँ पे CO2 में ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला ना, वो जाके CO2 के साथ इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, जो कि ग्लूकोज फॉर्मेशन में हमारा कार्बोहाइड्रेट क्रिएट करता है। तो आगे जाकर हम ये सब पढ़ेंगे। इसके साथ हमारा ये ख़त्म होता है टॉपिक फोटोसिंथेटिक पार्ट 2, और उसके बाद मैं पार्ट 3 के वीडियो लेके आऊँगी, जहाँ पे हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन कैसे काम करता है, लाइट रिएक्शन की मैकेनिज्म। उसके बाद हम देखेंगे डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दो सेपरेबल नहीं है, इनसेपरेबल है, दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसलिए हम अलग अलग वीडियो में उसको पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर मेरी चैनल अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।